एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान और सरकार के बीच वार्ता जारी है। कृषि मंत्री ने किसानों से समाधान पूछा है। कृषि मंत्री ने कहा संशोधन पर बात करें। कृषि मंत्री ने किसानों से सुझाव मांगे हैं। किसानों से बोले कृषि मंत्री आप बताएं हल। तो ये अहम खबर, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए, किसानों और सरकार के बीच में लगातार बातचीत जारी है और आज जब बातचीत हो रही है तो कृषि मंत्री ने सुझाव मांगे हैं किसानों से ही और कहा है कि आप हल बताएं, आप ही समाधान बताएं। हालांकि किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का यही कहना है कि कानून वापसी से कम पर वो नहीं मानने वाले हैं। हालांकि इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संशोधन पर बात करें, समाधान पर बात करें और किसानों से ही पूछा है कि आप ही बताएं इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत जारी है। उधर कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में देश भर के अंदर प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर खुद राहुल और प्रियंका एक्टिव दिखे और विशाल मार्च निकाला। ये 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इन तरफ जहां 9वें दौर की बातचीत आज जारी है किसानों और सरकार के बीच में, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज दिल्ली की सड़कों पर नजर आए हैं। हालांकि आते आते 9वें दौर की बातचीत का वक्त आ गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के ये दोनों नेता आज सड़कों पर उतरे हैं। तो वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सबसे पहले आप बताइए कि जो बैठक चल रही है 9वें दौर की, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज समाधान निकलता है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है, अंदर से क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या रुख है किसानों का आज? जी देखिए प्राची, ये 9वें दौर की बैठक है और बैठक शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तीनों केंद्रीय मंत्री अंदर मौजूद हैं और 40 किसान नेता मौजूद हैं। किसान नेता अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक बिल की वापसी नहीं होगी, कानून वापस नहीं होगा, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जरूर कहा कि किसान नेता लगातार मीडिया में यह कह रहे हैं कि सरकार अडिग है, सरकार बात नहीं सुन रही है। जबकि हमने किसानों की इतनी बात सुनी है और कई सारी मांगों को हमने माना भी है, लेकिन किसान नेता अपनी जगह पर अडिग हैं। वो अभी तक एक कदम भी आगे नहीं चले हैं। यह साफ तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो किसान नेता आए हैं बातचीत के लिए उनसे कहा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके बारे में भी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। एफसीआई गोदाम को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इस कानून के बाद एफसीआई गोदाम खत्म हो जाएंगे, एफसीआई गोदाम नहीं खत्म होंगे बल्कि पहले से और ज्यादा मजबूत होंगे। यह रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी तरफ से बातचीत में कहा। लेकिन किसान नेता लगातार अपनी पुरानी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी यही मांग है कि तीनों कानून वापस हो और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होता तब तक उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं मानेंगे और तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो अभी भी प्राची मान मनोवल जारी है केंद्र सरकार की ओर से, जो पिछले 8 दौर में केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को मनाने का भरसक प्रयास किया है। आज सरकार को सफलता मिलती है या फिर ये आंदोलन यूं ही जारी रहता है? अविनाश, इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी आज होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब एक्टिव नजर आए हैं और दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। जी बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो पहले दिन से कांग्रेस पार्टी जहां इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही थी, तो वहीं आज इस किसान आंदोलन के समर्थन में कहिए तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में आह्वान किया था कि जितने भी राजभवन है उसका घेराव करा जाए और इसके आह्वान के बाद आज खुद पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का हाउस है वहां पर पहुंचे हैं घेराव करने के लिए। वहां पर किसान आंदोलन की जिस तरीके से चल रहा है उसके विरोध में वो वहां पर पहुंचे हैं। तो पहली बार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर किसान आंदोलन के पक्ष पे दिखा है और इसकी शुरुआत आज से हुई है, जहां पर दिल्ली में खुद राहुल और प्रियंका सड़कों पर उतर के राजभवन कूच करने के लिए पहुंचे। तो जाहिर तौर से बात है कांग्रेस पार्टी जहां इतने दिनों समर्थन दे रही थी तो अब सड़कों पर भी उतरकर समर्थन देने लग गई है। क्योंकि अगर बात करें तो पंजाब के जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं वो पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं इन तीनों कानूनों के खिलाफ और लगातार
लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी सड़कों पर उतर गए हैं। और अगर वहीं बात करें तो प्रियंका गांधी का इसी महीने के अंत में उत्तर प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है, जहां पे वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाके तमाम सारे अपने संगठन के कार्यों को भी देखेंगी और किसानों से भी वहां पर बातचीत कर सकती हैं कि किस तरीके से ये जो नए कानून आए हैं उसको लेकर उन किसानों का क्या कहना है। तो ये जाहिर तौर से बात है कि कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और जिस तरीके से 1 साल से भी कम वक्त का समय बच रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए, उसकी भी कहीं ना कहीं बानगी देखने को मिलेगी जब प्रियंका कांग्रेस जो पार्टी है वो एक्टिव नजर आ रही है और अब कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात लखनऊ की, जहां एमएलसी चुनाव के लिए सपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सपा के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार विधान परिषद में हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। पिछली बार जो दिक्कत हुई इस बार नहीं होने देंगे। वकीलों से 2 बार नामांकन पर्चा क्रॉस चेक भी कराया है। एक ब्यूरो के मुझे कोई जानकारी दे रहा था, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, कि जब एक अधिकारी को आपने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक सदस्य और बढ़ा देना चाहिए था। और फिर सरकार क्या अपने दिखाएगी? सरकार का काम क्या है? लोगों को अपमानित करना, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा देना। कितने पॉलिटिकल लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं। तो एक तरफ जहां सपा पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि दोनों ही उम्मीदवारों को वो जिताएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा उम्मीदवारों को हराने की साजिश हो रही है। ये सब कुछ कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने कहा कि कमजोर लोगों का वोट बांटने में विरोधी लगे हुए हैं, अंग्रेजों की तरह फूट डालो जैसी राजनीति कर रहे हैं। विरोधियों के हथकंडे को कामयाब नहीं होने देना है। हमें फिर से सत्ता में लौटने की तैयारी करनी है। बसपा ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई है, तो ये कहा है मायावती ने। आज उनका 65वां जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने अपनी लिखी हुई किताब का विमोचन भी किया और इस दौरान अपनी ही शैली में एक बार फिर विरोधियों पर बरसी हैं मायावती। आपको बता दें, उन्होंने किसान आंदोलन पर भी केंद्र से अपील की है और कहा है कि किसान हित में कानून वापस ले केंद्र सरकार। क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली विपक्षी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर वह किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोका है। और अब तो ये विरोधी पार्टियां षड्यंत्र के तहत खासकर कमज़ोर वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों की खरीद फरोख्त करके वह पर्दे के पीछे से उनके जरिए अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि बनवा के तथा अपने फ़ायदे के हिसाब से चुनाव में उनके उम्मीदवार उतार कर इनका अर्थात कमज़ोर वर्गों के लोगों का वोट बांटने में लगी हुई हैं ताकि बीएसपी के उम्मीदवार सफल ना हो सके। आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार भी बनाएगी। कि दिल्ली में किसान काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज़बरदस्त आंदोलित है और उनकी मांगों को लेकर किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है जो अभी तक नाकाम रही है और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है
कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को, जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि किसान अपने हित व अहित को अच्छी प्रकार से समझते हैं। इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का केंद्र सरकार से ये भी कहना है कि देश में कल से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है, जिसका बीएसपी स्वागत भी करती है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का ये भी विशेष अनुरोध है कि केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे, तो ये उचित होगा। तो देखिए, मायावती के जन्मदिन को कार्यकर्ता सादगी से मना रहे हैं। इस दिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां बसपा कार्यकर्ता सादगी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने 65वें जन्मदिन पर खुद मायावती ने किताब का विमोचन किया है। और लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, जहां राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान शुरू हो गया है। सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने कहा, ये अभियान शुरू किया है। महंत देवगिरी ने 51,000 रुपए का दान दिया है। मणकामेश्वर मंदिर की महंत हैं देवगिरी। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वालों में होड़ लग गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,100,000 रुपए का चंदा दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गुप्त तौर पर दान करेंगे। राजेश मसाला ने आपको बता दें 1,25,00,000 का चंदा दिया है। अमेठी जाकर चंपत राय खुद लेंगे 1,25,00,000 का चंदा। तो ये अभियान शुरू होने के साथ ही चंदा देने वालों में मानो होड़ सी लग गई है। आज से मंदिर निर्माण के लिए समाज के लोगों के सहयोग सहभाग हो। हर एक व्यक्ति भारत के इस मंदिर निर्माण में अपने शक्ति से अधिक होकर सहयोग दे, इस प्रकार के एक प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए आज संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हम यह अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मनकामेश्वरी मंदिर के माताजी से उनके पवित्र हाथों से इस कार्य का यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। जी, आज हम लोगों के बीच में आरएसएस प्रमुख दत्तात्रेय जी हैं, और चूंकि आज से ये अभियान स्टार्ट हो रहा है राम जन्मभूमि के रक्षा कोष के लिए, कि जो लोग जितना हिंदू वर्ग है और अन्य लोग भी जो भी सहयोग दे सकते हैं वो अवश्य दें। मनकामेश्वर मठ मंदिर की तरफ से सूक्ष्म सहयोग दिया जा रहा है जो 51,000 का है, और ये प्रेरणा स्थल है चूँकि यहाँ हज़ारों भक्त जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी ये है। और हर एक व्यक्ति जो जितना कर सकता है उसको अवश्य देना चाहिए। आप लोगों के एक इकाई के रूप में जो पैसा देंगे उससे भव्य मंदिर निर्माण बनेगा। राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए, और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की, और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5,100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है, और इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं प्रदान भी की है। और आज से पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने का अभियान शुरू हुआ है। राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान 13 करोड़ परिवार के 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की, जहां सरकार ने फैसला लिया है कि अयोध्या आने वाले सभी पर्यटकों को कार सेवकों के बारे में बताया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस की समाधि को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। काशी में भी आज इस अभियान की शुरुआत की गई। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने अभियान की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर से की, जहां चंदे की पहली रसीद बाबा विश्वनाथ को अर्पित की गई। अयोध्या के 400 जगहों पर अभियान शुरू किया जाएगा। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने अभियान की शुरुआत की।
उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री आवास पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने इसे लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात भी की है। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी कड़ी में रायबरेली पहुंचे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने चंदा जुटाया। रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दान दिए हैं। पूर्व विधायक से चंपत राय ने दान दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि संग्रह अभियान की शुरुआत हो गई है। आज से चंदौली के दीनदयाल नगर में इसकी शुरुआत हुई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण भारत में निधि संग्रह अभियान चलाया जाएगा। जिले में 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ये पैसा पूरी अयोध्या के विकास में लगेगा ताकि हम लोगों के मन में जो पुरानी अयोध्या है वही बस सके। यूपी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को राम जन्मभूमि आंदोलन के नायकों से परिचित कराने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुए कार सेवकों और सक्रिय सदस्यों का नाम शिलास्तूप पर लगाने की तैयारी है। साथ ही सरकार ने आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस की समाधि को पर्यटक स्थल बनाने का भी फैसला लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा में सपा ने एक बार फिर से सेंधमारी शुरू कर दी है। कल कई बसपा नेता सपा ज्वाइन करेंगे। 4 पूर्व विधायक मेरठ की मेयर सपा में जाएंगी। शामिल कराने के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से विधान परिषद का ये चुनाव रोचक हो गया है और समाजवादी पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे। और राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ था ये हम सब ने देखा था और अब एक बार फिर से कुछ ऐसी ही कवायद शुरू हो गई है। बढ़ते आगे हापुड़ की खबर का रुख करते हैं, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक और उसके दोस्त अवैध तमंचे से केक काटकर जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं। दबंगों ने तमंचे से केक काटने का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाल दिया। हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिशें प्रशासन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद अवैध तमंचे का उपयोग करते हुए वीडियो वायरल होती हैं और उसके बाद हालांकि कार्रवाई की जाती है, लेकिन खौफ ऐसे लोगों में पैदा नहीं हो पा रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर साइट पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन के लिए 1298 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। कोल्ड चेन पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। प्रदेश में दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। वैक्सीन सभी 75 जिलों में भेजी जा चुकी है। हर वैक्सीनेशन सेशन में 5 लोगों की टीम काम करेगी। कोविड वैक्सीनेशन कल से शुरू हो जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ इस समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी की गई है प्रदेश में कल के वैक्सीनेशन को लेकर? तैयारी हमारी पूरी है। रिहर्सल करने के बाद, ड्राई रन करने के बाद सभी तैयारी पूरी हो चुकी है और हमारे वैक्सीन नीचे स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच चुका है। कोल्ड चेन हमारे सब वर्किंग है, सीसीटीवी लग चुका है और उन पर सुरक्षा व्यवस्था भी कर दिया गया है। तो अब खाली हमको वैक्सीन लगाना है, जो 317 केंद्रों पर 75 जनपदों में 31,700 की संख्या पूरे टोटल हमारा कल के लिए होगा। ये हेल्थ वर्कर्स हमारे उनको SMS मिलने के बाद वो आके अपने केंद्रों पर आके अपना वैक्सीन लगाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।